एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी बोले, संसद सुरक्षा चूक पर पहली बार प्रधानमंत्री का यह बयान। संसद की घटना की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। घटना के पीछे के तत्व और मकसद को जानना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा आर्टिकल 370 पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति 370 की वापसी नहीं करा सकती है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, इसमें पहली बार प्रधानमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए इस पूरे मामले की तह तक गहराई तक जाने की बात कही गई है। – 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बोले पीएम मोदी, 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से देश का मूड पता चला है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही मोदी की गारंटी का आधार है। प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या, हर घर राम आने का है। और आइए देखते हैं कि इस वक्त के 4 सबसे जो बड़े मुद्दे हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में क्या बात कही है, जो उनकी तरफ से कहा गया। बिग वॉल का सीधा हम यहां पर रुक करें। एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, संसद हमले पर क्या बोले हैं प्रधानमंत्री, घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, यह जानना बेहद जरूरी। आगे बढ़ते हैं, घटना के पीछे का मंसूबा क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी। और इसके अलावा और क्या बात कही गई संसद मामले को लेकर, वाद विवाद की जगह गहराई में जाना बहुत जरूरी। इसके अलावा अनुच्छेद 370 की अगर बात की जाए, इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये देखिए, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति वापस नहीं करवा सकती है 370 को। इसकी चिंता छोड़कर विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। 5 राज्यों के जो हालिया नतीजा है, इस पर क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, मेहनत करता हूं और जनता झोली भरती है, यह बात कही गई। सीटों की गिनती नहीं, दिलों को जीतना बेहद जरूरी है। और नए चेहरों को सीएम बनाने पर भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, किसी ने अपनी ब्रांडिंग कर दी तो अन्य पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये बड़ी बातें अलग अलग मुद्दों को लेकर कही गई। नए लोगों की प्रतिभा की चर्चा ही नहीं हो पाती है, तो जो नए चेहरे सामने रखे गए, नए लोगों की भी लंबी तपस्या और अनुभव होता है। और आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। देखिए, अलग अलग मुद्दों पर बात की है, लेकिन सबसे पहले आनंद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जो संसद का स्मोक कांड था, इस पर बहुत बड़ी बात कही गई। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुल 6 गिरफ्तारियां हो गई है, लेकिन तह तक गहराई तक जाने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, जिस दिन से संसद में स्मोक कांड हुआ, उस दिन से विपक्ष जो है दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है। और यहाँ तक कि 14 सांसदों को, जिसमें 13 लोकसभा के और 1 सांसद जो है वो राज्यसभा के, उनको सस्पेंड भी करना पड़ा है। सरकार बार बार ये कह रही है कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा जो है, संसद जो है वो स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आती है, उनकी स्पीकर उसे कस्टोडियन है। उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार गृह मंत्री या पीएम से जवाब की मांग कर रहा है। तो उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही है कि ये वाद विवाद करने का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी तह में, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग थे, उनकी मंसूबे उनके क्या थे। और जिस दिन ये घटना हुई, तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो बैठक की थी संसद में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि मामला बहुत ही संवेदनशील है। लिहाजा उन्होंने अपने मंत्रियों को भी ये कहा था कि किसके समय पर क्या हुआ, किस सरकार के दौरान क्या हुआ, इसकी तह में जाने की बजाय आप लोगों को इस पर फोकस करना चाहिए कि मामला कितना गंभीर है, कितना संवेदनशील है और आगे इसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन विपक्ष जो है इन सब बातों को सुनने को तैयार नहीं। और यही वजह है कि ये घटना बुधवार को हुई, उसके बाद से लगातार 3 दिन सदन चला, लेकिन कोई भी कामकाज दोनों सदनों में नहीं हो पाया। चलिए, शुक्रिया आपका आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं संसद स्मोक कांड मामले में अभी की एक बड़ी खबर है। राजस्थान के नागौर से मिले मोबाइल के जले हुए पार्ट्स। आरोपी ललित झा के निशानदेही पर मिले हैं फोन के पार्ट्स। ललित ने क्योंकि बताया था कि जितने भी फोन थे इस पूरी प्लानिंग में शामिल लोगों के सभी के फोन जला दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। सभी आरोपियों के गायब मोबाइल फोन के पार्ट्स मिले हैं। ललित ने पहले सभी फोन तोड़े और फिर उसे जला दिया। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये वो फोन है जो कि संसद स्मोक कांड में शामिल आरोपियों के, सभी आरोपियों का मोबाइल लेकर गायब हो गया था ललित झा। देखिए, ये जो मोबाइल पार्ट्स मिले हैं, जले हुए मोबाइल पार्ट्स मिले हैं। ललित झा ने जब सरेंडर किया और उससे जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि जितने भी आरोपी शामिल थे संसद स्मोक कांड में, सभी के फोन उसी के पास थे। वो फोन लेकर के राजस्थान गया और वहां पर सभी के फोन को नष्ट कर दिया गया। ललित ने आगे बताया है कि पहले तो सभी के फोन तोड़े गए और उसके बाद फोन को जला दिया गया। और अभी देखिए, जले हुए पार्ट्स फोन के मिले हैं। ये राजस्थान के नागौर से मिले हुए हैं। संसद स्मोक कांड में शामिल आरोपियों के
फोन के पार्ट्स जो कि जला दिए गए थे। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पुनीत, मोबाइल फोन के जले हुए पार्ट्स नागौर से बरामद किए गए हैं। ललित से जो पूछताछ हुई है उसकी निशानदेही पर, और क्या बताया है ललित ने? इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, क्योंकि बेहद गंभीर मामला संसद की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। देखिए, ललित झा इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, क्योंकि ललित झा ही वो शख्स है जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर दो लोग वहां पे फायर क्रैकर का इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त ललित झा ने इन चारों आरोपियों के फोन अपने पास रखे हुए थे और अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसके बाद इन चारों लोगों के फोन लेकर के वो यहाँ से फरार हो गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम उसको तलाश कर रही थी। ललित झा ने सबसे पहले सबूत मिटाने का काम किया, क्योंकि 2 साल से ये पूरी साजिश रची जा रही थी। जितने भी उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, जितने भी मीटिंग्स के तमाम डिटेल्स थे, उन सभी को डिलीट करने के साथ ही उसने पहले तो फोन तोड़े थे और उसके बाद इन फोनों को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए जला दिया था। नागौर में इनको जलाया गया था और जब ललित झा ने सरेंडर किया, 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली, तो पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की और सबसे पहले पुलिस के लिए टास्क था उन फोन को बरामद करना, जिससे तमाम सबूत इकट्ठा हो सके। इसीलिए ललित झा से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि नागौर में ये फोन जलाए गए हैं और इसीलिए अब उस जगह से पुलिस ने ये फोन बरामद किए। इसके साथ ही आपको बताते हैं, महेश जो कि इसमें ललित झा का सहयोगी था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था 7 दिन की रिमांड पे। उसको लेकर के पुलिस नागौर गई हुई है। इसके अलावा जो नीलम लड़की थी उसको भी लेकर के जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस कल रात में जींद के लिए निकली है और तमाम जो सबूत है उनके जरिए कहां किस तरीके से प्लानिंग है, उन तमाम सबूतों को अब इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका पुनीत, पूरी अपडेट देने के लिए। तो देखिए, अभी और ऐसे सबूत है जो इकट्ठा करने में जुटी हुई है जांच एजेंसियां, पुलिस की टीम भी। फिलहाल ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उन मोबाइल फोन के जले हुए पार्ट्स है जो कि ललित ने जला दिए थे। और संसद स्मोक कांड को लेकर एक और बड़ी खबर, आरोपियों से दिल्ली पुलिस की लगातार पूछताछ जारी है और इस बीच पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी अपनी अवैध मांगों को पूरा करने के लिए देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे। संसद स्मोक कांड के छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसकी 15 दिनों की रिमांड मांगी गई। कोर्ट के एडिशनल सेशन जज डॉक्टर हरदीप कौर ने आरोपी को 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि महेश कुमावत अपने साथी ललित झा के साथ डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने में शामिल था। कुमावत सबूतों को नष्ट करने के लिए घटना के मास्टरमाइंड ललित झा के साथ काम कर रहा था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया है कि संसद स्मोक कांड के आरोपी अपनी अवैध मांगों को लेकर देश में अराजकता पैदा करने की फिराक में थे। साजिश की योजना 2 साल तक बनाई गई थी। इससे पहले मामले में आरोपी नीलम आजाद के परिजनों ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर FIR की कॉपी और नीलम से मिलने की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और कहा कि मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट पहले ही 5 आरोपियों नीलम आजाद, अमोल, सागर शर्मा, मनोरंजन डी और ललित झा को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज चुकी है। और बड़ी खबर है, संसद स्मोक कांड पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई चिंता। स्पीकर ने सांसदों के गतिरोध दूर करने की अपील की। चिट्ठी में सदन से पूछा गया है कि क्या ये गतिरोध टूटेगा। संसद स्मोक कांड को लेकर सियासी गतिरोध थमा नहीं है। सत्र की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाल में सांसदों के सदन में निलंबन और 13 की सुरक्षा चूक की घटना में कोई संबंध नहीं है। फिर भी कुछ सांसद और पार्टियां इनको एक साथ जोड़कर देख रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद की सुरक्षा में सैन के विषय की सघन जांच के लिए 2 कमेटियां बनी हैं, जो जल्दी अपनी रिपोर्ट देंगी। राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है। सांसद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन की गरिमा को आहत ना करें। लोकसभा के स्पीकर वो किसी पक्ष के नहीं, राष्ट्र के हैं। वहीं पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। बड़ी खबर आपको बताएं, काशी को देंगे इस दौरान 19,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार के गठन के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। 2 दिवसीय काशी दौरे पर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहां पीएम आवास, पीएम स्वनिधि, पीएम उज्ज्वला जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मोदी 2 दिन वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सर्ववेद महामंदिर और काशी तमिल संगमम 2023 का भी उद्घाटन करेंगे। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम एकीकृत पर्यटक पास प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय वाराणसी यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र आने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के उन जगहों का निरीक्षण कर चुके हैं जहां पीएम मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर काशी में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, पीएम किस किस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, आइए देखते हैं रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 महीने के बाद आगमन हो रहा है, इसलिए काफ़ी उत्साहित हैं सारे लोग। और विशेष रूप से जब जनता को इतने करोड़ के प्रोजेक्ट्स अपने धरातल पर उतरते हुए दिखते हैं, अब विशेष उत्साह का क्षण है, इसीलिए पब्लिक अपने हिसाब से इसमें स्वागत में लगी है। और इसी उत्साह वर्धन में क्योंकि 2 दिन वो यहाँ पे रहेंगे, इसलिए दोनों दिन की तैयारियाँ पब्लिक की जा रही हैं। प्रशासन उससे पूरा सहयोग दे रहा है। जहाँ जहाँ पब्लिक को आवश्यकता है वहाँ उसकी सुविधा के अनुसार सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से छोटा कटिंग मेमोरियल के ग्राउंड पर पहुंचेंगे, जहां पर विकसित भारत संकल्प का प्रदर्शनी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे, वहां पर लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी नमो घाट पे जाएंगे। नमो घाट का जो प्रमुख कार्यक्रम है वह है काशी तमिल संगमम का, और वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों से संवाद करेंगे। संवाद करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के रात्रि विश्राम करेंगे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री का सूरत दौरा भी है और पीएम सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। सूरत हवाई अड्डे पर एक टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर सूरत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। पीएम मोदी सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी डायमंड बोर्ड्स के अलावा सूरत हवाई अड्डे पर एक नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचते ही सबसे पहले 10:30 बजे सूरत एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर यानी सूरत डायमंड बोर्ड्स का भी उद्घाटन करेंगे। SDB भवन 67 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है। ये भवन खजोद गांव में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत डायमंड बोर्ड्स के उद्घाटन के बाद यहीं पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और वहीं कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ को विधानसभा में हार का खामियाजा भुगतना पड़ा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा फिर बदलाव किया गया है। कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चौथी बार के विधायक उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भिंड के अटेर से विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता पे उन्होंने इतना भरोसा किया, साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। भाजपा ने 18 साल में इस प्रकार से झूठे वादे किए, उन वादों का जवाब कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, सब विधायक मिलकर, कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
और देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का उज्जैन में भव्य स्वागत किया गया। मोहन यादव ने यहां पर कहा कि उज्जैन की जनता पीएम मोदी को दिल में बसाती है और 2024 में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी। में बिक रहा है वो वन, लाउड स्पीकर बन, इसके फैसले को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना हम सबका काम है और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है। हम उसी काम को लेकर लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में सर हार्डकोर हिंदुत्व दिखेगा? जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी तर्ज पर? केवल विकास विकास विकास, मोदी का नाम ही विकास और विकास यात्रा इसी आधार पर निकाली जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा लगातार चलती रहे। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। एक आखिरी सवाल सर, राम मंदिर को लेकर क्या तैयारी चल रही है सर? राम मंदिर यात्रा को लेकर राम मंदिर के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारने वाले हैं और मध्य प्रदेश की सरकार सभी राम भक्तों का प्रमुख वो मार्ग जो अयोध्या की तरफ जाते हैं, पूरी सरकार स्वागत करेगी राम भक्तों का। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ राम मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश के कार्यक्रम में जुटेंगे। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। संभव है कि पार्टी आलाकमान के साथ बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन और केंद्र की योजनाओं के लिए कमेटी, इन 3 फैसलों को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा चर्चा में हैं। इस बीच बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी आज की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। हालांकि कयास लगाए जा रहे कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी मुलाकात के दौरान चर्चा होगी। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद मंत्रियों की नियुक्ति होगी। भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम की कुर्सी मिली। कुर्सी संभालते ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग टीम का गठन करने का फैसला कर लिया। यही नहीं, राजस्थान के नए सीएम ने पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी गठित की जाएगी, जो जल्द ही जांच पूरी करेगी। राज्य में कानून व्यवस्था की हालात को भी ठीक करने का भजनलाल शर्मा ने बीड़ा उठाया है। उन्होंने भी यूपी की योगी सरकार की तरह एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करने का फैसला किया है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर परीक्षा में पूछे गए एक सवाल पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया था और इसके बाद कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं, आप देखिए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, जिस पर बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कि इंडिया मतलब भारत होता है, इंडिया मतलब घमंडिया नहीं होता है, फरौडिया नहीं होता है। भाजपा इंडिया अलायंस सवाल पूछे जाने पर भी आपत्ति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर अपने जवाब में एक सवाल लिखा। कहा कि शिक्षक नियुक्ति में इंडी गठबंधन के प्रश्न के बाद अब बीपीएससी के अगली परीक्षा में शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नीतीश कुमार को क्या हो गया है। ए, मानसिक तौर पर बीमार हैं। बी, कुर्सी खिसकने के डर से परेशान है। सी, उनको धीमा जहर दिया जा रहा है। डी, इनमें से तीनों। जवाब दीजिए। कांग्रेस ने भी बीपीएससी को नसीहत दी है। देखिए, क्वेश्चन पेपर सेट करना बीपीएससी का काम है, किसी राजनीतिक दल का काम नहीं है। कांग्रेस ने, जदयू ने, आरजेडी ने बैठ के क्वेश्चन पेपर तो सेट किया नहीं, बीपीएससी ने किया। खुफिया विभाग को पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पता चला है। खबर है कि करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। सर्दियों के बावजूद सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। खुफिया रिपोर्ट के बाद देश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ अटेम्प्ट करें, लेकिन जिस तरह से हमारे सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। अशोक यादव ने ये भी बताया कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन नए साल के मौके पर गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। बीएसएफ को भरोसा है कि पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों और कश्मीर के लोगों के बीच जुड़ा बढ़ा है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बीच जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए, जिसमें 6 आतंकी मारे गए थे। पहला एनकाउंटर कुलगाम में 16 नवंबर की शाम हुआ, जिसमें 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ। कल माता वैष्णो देवी के दरबार में जमकर बर्फबारी हुई। इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या 2013 के रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर पहुंच गई है।
माता वैष्णो देवी के दरबार में कल खूब बर्फबारी हुई। ये इस साल की दूसरी बर्फबारी है। त्रिकुट पहाड़ पर हुई बर्फबारी का श्रद्धालुओं ने खूब लुत्फ उठाया। ठंड के बावजूद माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नए साल तक भक्तों के लगातार पहुंचने पर व्यापारिक वर्ग में खुशी की लहर है। साथ ही श्राइन बोर्ड ने भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं में इजाफा किया है। 2022 में कुल 91,24,970 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। वहीं 16 दिसंबर यानी शनिवार शाम 6 बजे तक 91,20,500 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जिस तरह से मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है, उम्मीद है कि आने वाले एक सप्ताह के भीतर यानी कि 25 दिसंबर तक साल 2013 का भी यात्रा का रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि साल 2013 में कुल 93,23,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। और वहीं समूची घाटी जमने लगी है। गुलमर्ग में भी बर्फबारी जारी है। कई जगहों पर पारा 0 से भी नीचे जा चुका है। गुलमर्ग में सफेद बर्फ की चादर बिछी है। करीब एक हफ्ते से तापमान लगातार 0 के नीचे बना हुआ है। कल मौसम का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इससे पहले वीरवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ गुलमर्ग से भी ठंडा क्षेत्र रहा। 22 दिसंबर तक मौसम के मिजाज के शुष्क रहने की संभावना जताई है। 2 दिन पहले मौजूदा सर्दियों में श्रीनगर और जम्मू ने सबसे ठंडी रात बिताई। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, इससे और ठंड बढ़ने की संभावना है। हालांकि ऊपरी पहाड़ों पर हल्की बारिश की भी संभावना है। कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से धुंध बिछाई है। इस बीच पहलगांव, काजीकुंड, कुपवाड़ा में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। पारा 0 के नीचे है। इस बीच 40 दिन का चिल्ले कला महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर सैलानी काफी उत्साहित हैं। पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। प्रकृति भी उन्हें भरपूर आनंद दे रही है। हालांकि ठंड की वजह से आवागमन को कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान को लेकर वो बड़ा खुलासा जो ये बतला रहा है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा। और किसने ये खुलासा किया? खुद पाकिस्तान की एक्ट्रेस की तरफ से खुलासे को सामने रखा गया है। तो पाकिस्तान की बदहाली और वहां की शर्मनाक हकीकत पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जो आपके सामने हम कर रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ना चाहती है जानी मानी एक्ट्रेस आयशा उमर को। पाकिस्तान में अब डर लगता है, भय लगता है। आयशा बोली यहां कभी भी रेप का खतरा है। आयशा बोली यहां किडनैपिंग का खतरा है। आयशा उमर ने बयां किए कराची और पाकिस्तान के हालात। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस खुद काफी ज्यादा खौफजदा है वहां पर लगातार खराब होते हालात को लेकर। और उसने साफ बयां किया कि आज कैसे पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए कि लोग वहां पर रहना नहीं चाहते। खुद पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर भी पाकिस्तान छोड़ना चाहती है। आयशा उमर की तरफ से कहा गया कि यहां पर कभी भी रेप का बड़ा खतरा, इसके अलावा यहां पर कभी भी किसी को किडनैप कर लिया जाता है, किडनैपिंग का बहुत बड़ा खतरा है। ये हालात इस वक्त 75 सालों में पाकिस्तान के हो गए, जिस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया। आयशा उमर का पाकिस्तान की पोल खोलने वाला बयान। सिर्फ कोविड लॉकडाउन में महिलाएं महफूज थी। आयशा ने कहा तब सड़क पर साइकिल भी चलाती थी मैं, अब हमेशा सताता है रेप और किडनैपिंग का डर। और अब सीधा रुख करते हैं पाकिस्तान का। वहां से हमारे साथ खुद डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं, जो कि PMLN के नेता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इरशाद साहब ये हो क्या रहा है? आयशा उमर को आपने सुना, उनका डर खौफ सुना, आखिर क्या हालात आप लोगों ने बना दिए पाकिस्तान के? मैं ये कहूंगा कि जब खवातीन अगर जिस तरह की आयशा झूठ बोल रही हैं, कितना प्यारा मुल्क है। देखिए इनको इज्जत पाकिस्तान की वजह से मिली हुई है। जो हैट पहन करके बैठी हैं, कपड़े पहन करके बैठी हैं, मेरे चैनल्स पे अगर इनको इज्जत शोहरत मिली है तो ये पाकिस्तान की वजह से। इरशाद साहब कैसा प्यारा मुल्क है, यहाँ पर किडनैपिंग का उनको डर लगता है, यहाँ पर रेप का उनको खतरा सताता है, कैसा प्यारा? आप सुन लें, पूरी बात सुन लें। दूसरी बात यह है कि जब कोई खातून लड़की या कोई बुढ़िया जब कच्छा पहन करके या निकर पहन के टी शर्ट पहन करके निकलेगी तो लोग उसको देखेंगे। ये देखिए ये बात कर रही है कोविड के जमाने की और दूसरी बातें कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ जितना प्यारा पाकिस्तान है, जितनी इज्जत जितनी एहतराम खवातीन का पाकिस्तान में किया जाता है, मुसलमानों में किया जाएगा, हमारे दीन में किया जाता है। इरशाद साहब ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, आपकी महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए शायद यही वजह है कि महफूज नहीं महसूस करती हैं पाकिस्तान की बेटियां। कहीं भी महफूज नहीं होगी,
मैं ये कह रहा हूं कि देखिए नहीं, ये क्या आप बोल रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से उनके बिल्कुल छोटे कपड़े पहनने इज्जत पर खतरा है, ये कैसी बात है? बिल्कुल इज्जत पे खतरा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लोग देखेंगे, इज्जत पे खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत खवातीन की है, माओ बहनों की है, और इस्लाम तो हमें सिखाता, तबलीग यही है हमारी कि माओ बहनों की इज्जत करिए और आंखों को नीची रखिए खवातीन को देख करके। ये खातून सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, टिकटॉक बनाने के लिए ऐसी बात कर रही है। दूसरी बात ये देखिए कि जब ये इतनी शोहरत कहां से मिली, मुझे ये बताइए। मेरे प्यारे पाकिस्तान के चैनल्स की वजह से, मेरे पाकिस्तान की वजह से और इसके पाकिस्तानी होने की वजह से इसको शोहरत मिली। अगर ये किसी और जंगल नहीं, इरशाद साहब, आपके मुल्क की जानी मानी सेलिब्रिटी है आयशा, और उनका ये कहना है कि वो अपने मुल्क से प्यार नहीं करती हैं। उनका कहना है कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के वो परेशान है। इस बात की उन्हें चिंता सताती है कि पाकिस्तान की बेटियां सड़क पर घूम नहीं सकती, उन्हें डर लगता है अपनी सुरक्षा का। झूठ तो बोल सकता है कोई, मैं ये कहता हूं कि झूठ बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ सकते। आयशा उमर जो है ये झूठी शोहरत, हालांकि शोहरत तो इनको मिली हुई है, लेकिन मजीद टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए ये काम कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ खवातीन, मेरे घर के सामने ट्रैक है, पूरा एरिया हमारी खवातीन, बहनें, बेटियां वॉक करती हैं। यानी इरशाद साहब, ये आप लोगों ने कसम खा रखी है कि आप हालात को नहीं सुधारेंगे, बल्कि आप ये बोलेंगे, आप ये तानाशाही करेंगे कि वहां पर महिलाएं कैसे कपड़े पहने और क्या ना पहने, वहां पर ये शोहरत हासिल करने के लिए हो रहा है, ये आप बयान देंगे, लेकिन कसम खा लेंगे कि हम हालात नहीं सुधारेंगे। देखिए हमारे हालात ठीक है, हमारे हालात को कुछ नहीं है। पाकिस्तान बड़ा बाइज्जत मुल्क है और यहाँ बड़ा एहतराम है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, खवातीन का बहुत एहतराम पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इस तरह के चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनका एजेंडा मुझे मालूम नहीं, हो सकता है ये चाहती हो कि इंडिया में इनको किसी मूवी में काम दे दें। आप लोग इनको बुलाइए, इनको काम दीजिए मूवीज में। मैं ये समझता हूँ कि ये खातून सस्ती शोहरत के लिए ये काम कर रही है, मेरे पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड पे है और हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला नहीं है जैसा कि इन्होंने टिकटॉक बनाने के लिए किया। और इंशाल्लाह हम दिखाएंगे, हम उभरते हुए सूरज की तरह उभरेंगे। अभी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मजीद बेहतरी आएगी मेरे मुल्क में और आप देखेंगे कि आप हाथ बढ़ाएंगे। आप 75 सालों में क्यों डूब गए? दोस्ती का 75 सालों में क्यों डूब गए आप? अगर हम लोग डूबते, ये आयशा उमर टीवी पे जो काम कर रही है डूब चुकी होती, पैदा ही ना होती वहां। ये शोहरत किसकी वजह से हासिल की? मैंने यही कहा कि पाकिस्तान से इज्जत है इन खवातीन की, इस खातून की। ये जो चैनल्स पे काम कर रही हैं, इनकी इज्जत इसी पे है कि पाकिस्तान के चैनल पे है ये। अगर ये अफ्रीका के चैनल पे होती, इनको कुछ जान। मैं तो बार बार एक ही सवाल कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत मुल्क है। हम लोग अपनी बहनों, माओ, बेटियों की इज्जत करते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि आधे कपड़े पहन के निकलेंगे तो लोग देखेंगे जरूर, लेकिन महफूज फिर भी हैं खवातीन। ये बयान जो है ना, वो बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ बयान है इरशाद साहब। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना, दुनिया में कहीं भी औरत निकलती है अगर आधे कपड़े पहन के, लोग देखेंगे। ये नहीं कि उसको खुदा ना, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। बेहतर होता कि अगर आप आयशा से खुद बात करते, ये जिस तरीके का नजरिया आप पेश कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है आपके मुल्क के लिए भी। आपकी बेटियां अगर आपको सुन रही होंगी आपके मुल्क की, तो बहुत शर्मिंदगी से महसूस कर रही होंगी। मेरी बेटियां बाइज्जत कपड़े पहन के जाती हैं, कोई मसला नहीं। चलिए एक बात यहाँ पर लाइन कहना चाहेंगे हिदायत के तौर पर भी इरशाद साहब, मेरी बेटियों को जो हमें ये लग रहा है आपकी बातों से कि यहाँ पर नजर नहीं, आप लोगों को अपना नजरिया सुधारने की जरूरत है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरशाद साहब, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त दिया और आपने आयशा उमर के इस बयान को लेकर जो बातचीत की है। सीधा रुख करते हैं तेलंगाना का, जहां पर भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग पायलट्स की ट्रेनिंग पूरी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन लेते हैं। दिनों में से एक है। आज से आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर निकलेंगे। यहां से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलने वाली है। यह आपके लिए एक बड़ा अवसर है ही, साथ ही साथ यह आपके माता पिता, मित्रों और आपके प्रशिक्षकों के लिए भी एक बेहद गौरव का क्षण है। इसलिए मैं समझता हूं इस अवसर पर आपके साथ साथ ये सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच इसलिए आया हूं ताकि मैं रक्षा मंत्रालय के इस उत्कृष्ट परिवार में शामिल होने पर आपको हार्दिक बधाई दे सकूं और आपसे दो बातें भी कर सकूं। मैं भले ही एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आप सबके बीच आया हूं, लेकिन चूंकि मैं उम्र में
आप सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं कुछ देर तक आप सभी साथियों से एक अभिभावक के रूप में कुछ बातें करना चाहूंगा। साथियों, आज से आप सब कैडेट से ऑफिसर बन रहे हैं। एक कैडेट और एक ऑफिसर के जीवन में बड़ा अंतर होता है। जब आप कैडेट थे तब आपके जो इंस्ट्रक्टर थे या फिर जो प्रशिक्षक थे, वे पहले आपको ट्रेनिंग देते थे, पहले आपको लेसन पढ़ाते थे, फिर उस बेस पर आपका इवैल्यूएशन होता था या आपका एग्जाम होता था। लेकिन अब जब आप ऑफिसर बनकर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग होगी। वहां एग्जाम पहले होगा और उस एग्जाम के बाद आपकी गलतियों से आपको लेसन मिलेगा।